भारत ने पहली बार हासिल किया $400 बिलियन का निर्यात लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने किसानों, बुनकरों, लघु मध्यम उद्योगों, निर्माताओं और निर्यातकों को दी बधाई। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में बताया एक मील का पत्थर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति को दी मंजूरी। 3 HURL यूरिया परियोजनाओं की लागत है 25,000 करोड़ रुपए। HURL की तीनों इकाइयों को प्राकृतिक गैस की गेल द्वारा हो रही है आपूर्ति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का फैसला। कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य को दी मंजूरी। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है तय। बांस और इसके उपयोग पर मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के 40 ग्राम समुदाय समन्वयक और अग्रणी किसानों के लिए किया गया प्रदर्शन, भ्रमण, सह संवाद कार्यक्रम। ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका की संभावनाओं की तलाश करना था उद्देश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने वाले सभी पक्षों, किसानों, बुनकरों, MSME, निर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि भारत ने पहली बार निर्धारित $400 अरब के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, MSME, निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 में भारत के विदेशी व्यापार में मजबूती के साथ सुधार हुआ है। भारत ने वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित $400 अरब के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अब तक के इतिहास में पहली बार देश में $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल किया गया है। सालाना 48% से ज्यादा की बढ़त साल 2021-22 के लिए सरकार ने $650 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था, जिसमें से $400 बिलियन वस्तुओं के निर्यात के लिए है और बाकी सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए। अगले 2 सालों में यानी कि 2024 तक देश ने $500 अरब के वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है। साल 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। बीते 9 सालों में देश का एक्सपोर्ट औसतन 260 से 330 अरब डॉलर के बीच रहा है और 2018-19 में ये $330 बिलियन रहा है। टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं उनमें पेट्रोकेमिकल उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, आयरन एंड स्टील, ड्रग फॉर्मुलेशन, सोना और दूसरी कीमती धातुएं और इलेक्ट्रिक मशीनरी। और 5 सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं अमेरिका, UAE, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के 3 संयंत्रों गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी के लिए नई निवेश नीति NIP की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है। इन 3 HURL यूरिया परियोजनाओं की लागत 25,120 करोड़ रुपए है। HURL की तीनों इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल द्वारा हो रही है। HURL के ये उत्कृष्ट संयंत्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत SCIL HFCL के बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को दोबारा चालू किया जाना है।
ताकि यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। तीनों संयंत्रों के चालू हो जाने से देश में 38 LMTPA स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ जाएगा और यूरिया उत्पादन में प्रधानमंत्री की भारत को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को पूरा करने में भी सहायता होगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार आएगा, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सड़क, रेल, सहायक उद्योग जैसे कि अवसंरचना विकास सहित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इन तीनों इकाइयों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इनका उद्देश्य है भारत के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यूरिया की मांग को पूरा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के लिए कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले में ये 250 रुपये ज्यादा है। जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। ये मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ये उत्पादन की अखिल भारतीय भारत औसत लागत पर 60.53% का फायदा सुनिश्चित करेगा। भारतीय जूट निगम JCI मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। और पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद की पहल आपको बताते हैं। बांस और इसके उपयोग पर प्रदर्शन, भ्रमण सह संवाद कार्यक्रम है। पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला मेघालय में इस कार्यक्रम का आयोजन 40 ग्राम समुदाय समन्वयक और अग्रणी किसानों के लिए यह आयोजन किया जाएगा। असम के पूर्वोत्तर गन्ना एवं बांस विकास परिषद ने किसानों की इस पहल का स्वागत किया है। गन्ना और बांस के विभिन्न उत्पाद तथा कलाकृतियों का अवलोकन कराया गया है। कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका की संभावनाओं की तलाश होगी। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर के श्रीनगर में 15 लाख फूलों के साथ बुधवार से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों के दामन में स्थित ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर भूमि वर्ग में फैला हुआ है। इसे 2007 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। गार्डन में इस वर्ष 68 किस्मों के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना ने कोरोना महामारी और उसके बाद भी गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा में इस योजना से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने भी अन्न योजना चलाई, जिससे गरीब परिवारों को दोहरा फायदा मिल रहा है। देखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। घर घर राशन, जन जन राशन। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना बनी वरदान। हरियाणा में लाभार्थियों को मिला दोहरा फायदा। हरियाणा में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना ने बड़ी संख्या में गरीब तबके को फायदा पहुंचाया है। अकेले महेंद्रगढ़ जिले के 84,851 परिवारों को इसका लाभ मिला है। केंद्र की इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मात्र 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। कोरोना काल और उसके बाद गरीब परिवारों के लिए ये योजना मुश्किल वक्त में किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार से हमें 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिल रहा है और हमें राशन कार्ड से मैं गेहूं लेने के लिए आया हूँ
और हमें 25 किलो अनाज मिल रहा है। हम जी 5 मेंबर हैं और प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो गेहूँ मिल रहा है। और मैं डिपो से अनाज लेता हूँ। केंद्र सरकार से मुझे 35 किलो गेहूँ मिलते हैं, उसमें से 5 किलो फ्री मिलते हैं। और हरियाणा सरकार से हमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं और वो भी यहाँ से डिपो से मिलते हैं। तो इससे आभारी हूँ। मैं आज डिपो पर गेहूँ लेने के लिए आया हूँ। सरकार की जो योजना चली हुई है, हर घर घर राशन जो पहुँचाने की स्कीम चली हुई है, तो सरकार अपना काम मुखबी कर रही है। उसके बाद जो 5 किलो राशन जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से और 5 किलो सेंटर की तरफ से फ्री है और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूँ के हिसाब से हमें मिल रहा है। यहाँ से घर घर राशन जन जन राशन के मंत्र को साकार करती ये योजना हरियाणा के दूरस्थ इलाकों में काफी कारगर साबित हुई है। महेंद्रगढ़ सहित हरियाणा के हर जिले में सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खुले हैं, जहां से उन्हें अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क राशन मिल रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत डिपो के माध्यम से लोगों को गेहूं की सप्लाई दी जा रही है। इस योजना के तहत आने वाले लोग डिपो पर जाकर गेहूं ले रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने इस तरह की योजना शुरू करके उन्हें काफी लाभ दिया है और परिवार चलाने में उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। केंद्र सरकार से हमें 5 किलो गेहूँ पर कैंडिडेट मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं, हमें फ्री मिलता है और 25 किलो गेहूँ है। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी हमें 2 रुपये पर किलो के लिए गेहूँ 5 कैंडिडेट से मिलता है। हम 5 कैंडिडेट हैं और 25 किलो मिलता है, तो हमारा टोटल मिला के 50 किलो हो गया। 25 फ्री है और 25 पैसे में है। और जो हमें जो मुफ्त राशन जो मिल रहा है कि मोदी जी की तरफ से, इसमें हमें बड़ी घर चलाने में बड़ी सुख सुविधाएं अच्छी प्राप्त हो रही है। कृपया करके इसे आगे बढ़ाया जाए। जो सेंट्रल सरकार ने जो स्कीम चला रखी है, जो जन जन राशन घर घर राशन 5 किलो पर व्यक्ति फ्री राशन दे रहे हैं हम, और 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपये किलो हरियाणा सरकार की तरफ से दे रहे हैं। और 1 किलो चीनी बीपीएल कार्ड को 13.5 रुपये केजी प्रति दे रहे हैं हम। और मोदी सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों में बड़ी प्रशंसा है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो योजना है ये 2-3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दी जाए, ताकि और गरीब लोगों को सहारा लग। अब डिपो पर अनाज मिलता है 10 किलो, 5 किलो फ्री, 5 किलो पैसा से मिलता है। मोदी जी दे दिया है 5 किलो हरियाणा सरकार से। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को लेकर? सरकार बढ़िया है जी, बढ़िया सरकार यही आनी चाहिए। अब डिपो में हमारा यही रहना चाहिए। हरियाणा में इस योजना ने गरीब तबके में ये विश्वास जगाया है कि अब देश में कोई भी गरीब कभी भी भूखा नहीं सोएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना हरियाणा में जन जन तक अन्न पहुंचाने की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा की राज्य सरकार भी गरीबों को निशुल्क राशन मुहैया कराने के अभियान में जुटी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान समाचार और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का भाव क्या क्या रहा। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वही बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में दोनों दिन सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 21 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 22 मार्च को 6,300 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की बात करें तो यहाँ 21 मार्च को सोयाबीन के सौदे 6,780 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 21 मार्च को सोयाबीन की खरीद 5,500 रुपए पर हुई, जबकि काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 7,500 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,270 रुपए प्रति क्विंटल। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,40,00,000 टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठे रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 22 मार्च को कपास का भाव रहा 8,600 रुपए। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में 21 मार्च को कपास का भाव रहा 10,105 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 21 मार्च को कपास की खरीद 8,700 रुपए पर हुई,
साथ ही यहीं की सूरतगढ़ मंडी में कपास का कारोबार 10,381 रुपए पर हुआ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें खेत का ध्यान। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की बुआई पूरी करें। गंगे पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में सरसों की कटाई पूरी कर लें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में गन्ने की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, मूंग और मक्का की बुआई भी कर सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में मूंग की बुआई करें। पश्चिमी ओडिशा के लहरदार इलाके में मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई भी करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय हिस्सों में सरसों की कटाई और टमाटर की तोड़ाई जारी रखें। असम में मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी घाट वाले इलाके में ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुआई भी करते रहें। ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी क्षेत्र में भी मूंग और उड़द की बुआई की जा सकती है। इतना ही नहीं, असम के बाढ़ प्रभावित निचले हिस्सों में बोरो धान की बुआई जारी रखें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। और पश्चिम बंगाल बीरभूम में आगजनी और हत्या की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने रामपुर हाट में मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। रामपुर हाट शहर के बाहरी हिस्से में स्थित बोगतोई गांव के करीब 10 घरों में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चों की भी मौत हुई है। घटना सोमवार रात की है। इससे कुछ घंटे पहले ही उप पंचायत प्रमुख भादु शेख की हत्या हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान से बीजेपी सांसद अहलुवालिया ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को दिल को दहलाने वाली बताया है और कहा है कि ममता बनर्जी विधि व्यवस्था को नियंत्रित रखने में पूरी तरह से नाकाम है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में एसएस अहलुवालिया ने कहा कि गृह मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आईसीएमआर के मोबाइल BSL-03 लैब का निरीक्षण किया। ये देश का पहला स्वदेशी मोबाइल लैब है। ये लैब देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। इस लैब के द्वारा कहीं पर भी बीमारी के आउटब्रेक होने पर लोकेशन पर ही वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। ये लैब मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है।
हैदराबाद में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 11 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी प्रवासी मजदूर थे। मृतक मजदूर बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। ये गोदाम गांधीनगर के बायोगुड़ा इलाके में है। आग लगने की खबर मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया की जयंती है। इस मौके पर संसद भवन में कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन खाने पीने और आवश्यक चीजों के दाम नियंत्रण में रहे, इसके लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किया है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 181 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगे। बीते दिन देश भर में 30,53,897 कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,778 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 23,087 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 98.75% है। तो इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।